नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एफिल टावर को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एफिल टावर को मिली है बम से उड़ाने की धमकी के बाद एफिल टावर को खाली कराया गया है। एफिल टावर की 3 मंजिलों को खाली किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। बम निरोधक विशेषज्ञों और पुलिस ने पूरे क्षेत्र की तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस को मिली बम की सूचना, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पूरे एफिल टावर को खाली कराया गया है। इसके साथ ही सर्च अभियान जो है वो जारी कर दिया गया है। फ्रांस के एफिल टावर को खाली कराया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। चेन्नई में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और भारत चौथी बार ये खिताब जीतने के करीब है। तो वहीं मलेशिया के लिए खिताब जीतने के लिए ये पहला मौका होगा। ये मैच चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत 5वीं बार खिताब के लिए खेलेगा। अभी तक खेले गए 4 फाइनल मैच में भारत को 1 बार हार मिली है। वहीं 2018 में भारत पाकिस्तान खिताब के संयुक्त विजेता रहे थे और भारत 5 साल के बाद फाइनल में पहुंचेगा। तो बताते चले कि भारत 5 साल के बाद फाइनल में पहुंचा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में यह मैच शुरू हो जाएगा। अभी तक खेले गए 4 फाइनल मैचों में भारत को 1 मैच में सिर्फ हार मिली है। और कृष्ण पंत जुड़ गए हमारे साथ, खेल पत्रकार। कृष्ण पंत जी, जो ये मैच खेला जा रहा है 4 फाइनल में अगर देखा जाए तो 4 फाइनल में मैचों में भारत को केवल 1 बार हार मिली है। अब ये 5वां मैच खेला जा रहा है। किस तरीके की भारत की तैयारी है इस मैच को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां तक हॉकी का सवाल है, भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है जी, बिल्कुल ये कहना दिलचस्प होगा कि अब से तकरीबन 20-21 मिनट बाद ये मैच शुरू हो रहा है चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। अब भारत की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। जिस तरह की प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन रहा है, भारतीय टीम अजय रही है और लय में खेल रही है। खासकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह बहुत ही शानदार लय में चल रहे हैं। पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह भी बहुत शानदार खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत आसानी से इस बार इस कप को जीत पाएगा और ये 5 साल के बाद ऐसा मौका मिला है भारत को, जबकि मलेशिया को हराने का प्रयास करेगा। और मलेशिया की टीम पहली बार इस बार फाइनल में आई है। जहां तक इसके इतिहास की बात कर लेते हैं तो भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से 3 बार इसको जीत पाए हैं। 1 बार संयुक्त विजेता रहे हैं। और अब तक का जो खेल रहा है भारत का, उसमें ये पहले की जो हॉकी खेली जा रही थी भारत में वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम निश्चित रूप से इस बार खिताब पर कब्जा जमाएगी। पूरे देश भर की निगाहें भारतीय टीम पे लगी हुई है। पूरा देश जो है आशान्वित है, पूरी उम्मीद के साथ इस मैच को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और टेलीविजन सेट से लेकर मैदान में लोग खचाखच भरे हुए हैं। टेलीविजन सेट की ओर लोग निगाह लगाए हुए हैं कि कब ये मैच शुरू होगा। और अब से 1.5-2 घंटे के बाद पता चल जाएगा कि खिताब पर कब्जा किसका होगा। लेकिन मुझे लगता है और सभी भारतीय लोगों को लग रहा है कि ये मैच भारत जीत जाएगा, साथ ही साथ एक खिताब भी अपने नाम कर पाएगा। हाँ कृष्ण पंत, लेकिन भारत 5वीं बार ये खिताब खेलने जा रहा है। वहीं अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया की अब पहला मौका है यहाँ पर। कैसा लग रहा है कि मलेशिया की इस पहले मौके में किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि उसके लिए ये पहला मौका है। ऐसे में कहीं ना कहीं मलेशिया की टीम भी पूरी तैयार होकर उतरेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो 2 मुकाबले सेमीफाइनल में खेले गए थे, भारत ने एक तरफा मुकाबले में जापान को 5-0 से हरा दिया था। वहीं साउथ कोरिया जैसी टीम को भी मलेशिया ने 6-2 से मात दी थी। तो सेमीफाइनल के खेल को देखते हैं तो मलेशिया की टीम निश्चित रूप से फाइनल की हकदार है। फाइनल जीतने का प्रयास करेगी। उनके जो सबसे अच्छे स्कोरर रहे हैं फिरहान अंसारी, वो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम भी काफी लय में नजर आ रही है। भारत के जो 3-4 प्लेयर हैं, खासकर आकाशदीप, हार्दिक,
कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह बेहतरीन लय के साथ खेल रहे हैं। और ये जो खासकर इनफील्ड का हमारा खेल है, जो ग्राउंड हॉकी खेली जा रही है, वो बेहतरीन खेल रहे हैं, बहुत अच्छे सेंटर कर रहे हैं। भारत प्लेंटी कॉर्नर बनाने में कामयाब हो जा रहा है और उसको कन्वर्जन ऑफ जो प्लेंटी है वो भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम लय में है, अपना मैदान है, अपने दर्शक हैं और उत्साह से लवरेज है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए कृष्ण पंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर यहां पर जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया की मुश्किलें अब आरएलडी पश्चिम यूपी की 12 सीटों पर लड़ना चाहती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बढ़ सकती हैं इंडिया की मुश्किलें। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएलडी पश्चिम यूपी की 12 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। गठबंधन के लिए सीटें छोड़ने से पार्टी को कोई फायदा नहीं है। वही रामाशीष राय आरएलडी की राज्य इकाई के प्रमुख हैं। रामाशीष राय पश्चिम यूपी आरएलडी का गढ़ हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज रात से पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी जाएगी। बताते चले कि इसके साथ ही दिल्ली में राजपथ पर स्वतंत्रता दिवस की परेड को लेकर रूट डाइवर्जन भी रहेगा और जिसमें कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के इनपुट के बाद गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के रूट डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। आज रात 12:30 बजे से लेकर 13 अगस्त को रात 12 बजे तक और 15 अगस्त को मुख्य परेड कार्यक्रम के वक्त तक यह पूरी व्यवस्था लागू रहने वाली है। चप्पे चप्पे पर गाजियाबाद पुलिस नजर रखेगी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रत्येक गाड़ी की चेकिंग के बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर जिले में कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित मंदिर सह स्मारक की आधारशिला रखी है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा है कि पहले की सरकार में जो योजनाएं आती थी वे चुनावी मौसम के हिसाब से लाई जाती थी, लेकिन हमारी सोच है कि हम महिला, दलित और आदिवासी के साथ हर समय खड़े रहे। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा है कि महामारी के दौरान सरकार ने तय किया कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित, आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था। इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई का रोल खत्म कर रही है, जो कि बीजेपी की बेचैनी को दिखाती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत माता की हत्या हो रही है। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच तनाव है। उनका भाषण भड़काऊ था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 2 दिन में इसे नियंत्रित कर सकती है। वह चाहते हैं कि भारतीय सेना भारतीयों को गोली मारे। राहुल गांधी की सोच लोकतांत्रिक नहीं है। शब्दों को रिपीट नहीं कर सकता। अधीर बाबू तो अधीर बाबू हैं। राहुल गांधी क्या बोले? क्या बोले राहुल गांधी कल? फिर कहा कि भारत माता की हत्या हो रही है। अभी 2 समुदायों के बीच तनाव है, बहुत तनाव है। आपका भाषण उकसाने वाला था 2 समुदायों के बीच में। मैं उनके आक्रामक शब्दों को रिपीट नहीं कर सकता। और क्या कहा? सेना 2 दिन में ठीक कर देगी। तो राहुल गांधी क्या अपेक्षा करते हैं? सेना गोली मारे भारतीयों को जहां तनाव है, क्या वहां सौहार्द फैलाए, वहां दिलों को जोड़ने की कोशिश की जाए। तनाव है, सच्चाई है, और आज से नहीं, उसके ऐतिहासिक कारण है, आप भी जानते हैं। और कांग्रेस के समय कितने लोग मारे गए, माननीय अमित शाह जी ने विस्तार से कह दिया। तो राहुल गांधी न देश समझते हैं, न देश की राजनीति समझते हैं। जैसे उनकी दादी जी ने बम फोड़ा ऐजॉल में, वैसे ही किया चाहते हैं करना। क्या वो नहीं होगा? ये लोकतांत्रिक देश है, और राहुल गांधी की पूरी सोच में लोकतांत्रिक सोच है ही नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के कच्छ के कोटेश्वर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ मूरिंग पैलेस की आधारशिला रखी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बीएसएफ के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। बीएसएफ की चुस्तता पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमाओं के अनुरूप है और दोनों सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम भी है। सभी CAPFS में बीएसएफ ही ऐसी है जिसमें भारतीय थल सेना की तरह जल, थल और आकाश की सुरक्षा करने की विशेषज्ञ है। दोनों देशों की बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, और जिसने भी यह निर्णय किया होगा बड़ा सोच समझकर निर्णय किया होगा, क्योंकि बीएसएफ की जो चुस्तता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर के अनुरूप भी है और दोनों बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए सक्षम भी है। और सभी CAPFs में अकेली बीएसएफ ऐसी है जिसके पास भूमि की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है, जल सीमा की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है, और जिसकी एयर विंग भी है। तो भारतीय थल सेना की तरह जल, थल और आकाश तीनों मार्ग का सुरक्षा करने का सामर्थ्य, कुव्वत और हौसला बीएसएफ में है। अगली खबर राजस्थान से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के दुर्गापुरा
स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत युवा संकल्प को संबोधित किया है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने नई युवा नीति का समर्थन करते हुए कहा है कि हमारा विजन 2023 को साकार करने का है। कार्यक्रम में राजस्थान की नवीन युवा नीति पर प्रस्तुतिकरण दिया गया तथा इस पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना सुराग भेजें, अभियान चलेगा। कॉलेज में, स्कूलों के अंदर ऐसे कंपटीशन है बच्चों के लिए, डिबेट कंपटीशन है, वो करवाएंगे। अभी जैसे युवा नीति घोषित हुई है तो हम देखा होगा सबको पूछ के उन्होंने युवा नीति बनाई है। उन सब वर्गों को साथ लेंगे और प्री बजट में हम लोग जो बुलाते हैं इंडस्ट्री वालों को, ट्रेड वालों को, धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, मजदूर संगठनों को बुलाते हैं, जिन को बुलाते हैं, उन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे। हम चाहेंगे सब मिलकर के ऐसी विजन डॉक्यूमेंट बन जाए हमेशा के लिए, जिससे उस वक्त तक जो है 30 जब आएगा तब कम से कम हम राजस्थान वाले गर्व से कह सकते हैं हम भी देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित थे। बस ये मेरा सोच है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने बीजेपी विधायक कालीचरण पर जमकर निशाना साधा है। अर्चना शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके विकास कार्यों का विधायक खुद श्रेय ले रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने बिना भेदभाव के मालवीय नगर का विकास किया है। उन्होंने विधायक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि निर्माण कार्य पूरा होने पर विधायक उनका उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। 40 वर्ष बनाम 4.5 वर्ष, और वो 4.5 वर्ष जिसमें हमारे पास निर्वाचित होने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने लगभग 135 करोड़ की सड़कों का निर्माण मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में किया है। ये सारी सड़कें कई कोटों से बनी, जिसमें मुख्यमंत्री बजट घोषणा जो पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बनी। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको मैंने माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी से अनुरोध किया तो उन्होंने जेडीए के माध्यम से बनवाई। कुछ सड़कें हमारे पार्षद कोटे से बनी और कुछ सड़कें मेरी अनुशंसा पर नगर निगम ने भी बनाई। ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर, जिसे पौष इलाका कहा जाता है, राजधानी के हृदय में बसा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य था कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र ऐसा लगा मुझे यहाँ जब मैं चुनाव हार करके जनता के बीच में गई। सीवर लाइन। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दरभंगा में एम्स खुलवाने का काम किया है। यह सरासर झूठ है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि पहले इसके बारे में जानकारी लें और फिर बोलें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। दरअसल दरभंगा में कोई एम्स नहीं खोला गया है। और आपको हमने उनका वक्तव्य सुना, भाषण सुना, और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना, ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो है में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था, और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो
स्वीकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया। इन्होंने तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस और सपा जब मिली है अनर्थ ही करती है। चीनी मिल एक दिन नहीं चली। कांग्रेस और सपा जब भी मिलती है तो अनर्थ ही करती है। आपने देखिए धोलियापाल में उन्होंने चीनी की फैक्ट्री लगाई, एक डंठल गन्ना पैदा नहीं होता। वो चीनी मिल एक दिन नहीं चली और बनी, और उसके बाद वैसे ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर पहुंचाया दिया है। 2027 तक हम विश्व में पहले नंबर तक आ जाएंगे। उन्होंने बताया है कि 16 तारीख को निषाद पार्टी के तरफ से कार्यक्रम होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौजूद होंगे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर हमारी पार्टी में मंथन हो रहा है और 2024 में एनडीए 330 के पार जाएगा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।